10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस जहाज अपने ज़माने का निकलता है अपने साथ हज़ारों ख्वाबों और हज़ारों जिंदगियों को लेकर अपने पहले सफ़र की यात्रा पर। यह जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर निकलता है। इसमें बड़े बड़े हर तरह के लोग बैठे होते हैं। इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एक्टर्स से लेकर इमिग्रेट तक जो अमेरिका जा रहे हैं अपनी बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। इस जहाज़ की कमांड संभाले है 22 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। इसमें इस जहाज़ को लेकर मीडिया, पब्लिक और हर तरह के लोगों में बड़ा ही एक्साइटमेंट है। आखिरकार न केवल ये दुनिया की बड़ी शिप है 279 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची, बल्कि इसको बनाने में जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वो बड़े ही आश्चर्य में डाल देने वाली है। उस जमाने में टाइटैनिक जहाज़ को बनाने की जो कॉस्ट थी वो 7.5 मिलियन डॉलर्स थी, जो कि आज के इन्फ्लेशन अकाउंट को लेकर चलोगे तो वो लगभग 500 मिलियन डॉलर्स के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देंगे। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर्स केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 2 बार्बर की दुकानें, 4 रेस्टोरेंट, एक लाइब्रेरी, ये सब मौजूद थे जहाज के अंदर। और तो और जिस तरीके का सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था इस टाइटैनिक जहाज को बनाने में, इसे अनसिंकेबल माना जाता था। एक ऐसा शिप था जिसे कभी डूब नहीं सकती थी क्योंकि ये इतनी सेफ थी। व्हाइट स्टार लाइन ये उस कंपनी का नाम है जिसने टाइटैनिक जहाज को बनाया था। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के जो प्रेसिडेंट है वो इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज़ को लेकर कि उन्होंने पब्लिक के सामने ओपनली कहा था कि यह जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन इस जहाज को अपने सफ़र पर रवाना होने के 2 दिन बाद ही यानी कि 12 अप्रैल 1912 को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी कि जिस अटलांटिक ओशन पर तैरकर ये जहाज अमेरिका की ओर बढ़ रहा है वहाँ पर बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद है, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है। ये खतरा है उस जहाज के लिए और ये वार्निंग कोई अनयूजुअली चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास के जहाज को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि इस जगह पर, इस एरिया पर बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोर्स को 2 बार बदलता है इन डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता है। 21.5 नॉट्स यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर ये जहाज इतनी स्पीड तेज गति से आगे बढ़ता जाता है अपने लक्ष्य की ओर। और 2 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल 1912 को इस जहाज को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है। लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और जहाज की स्पीड को कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात खास बात यह थी कि चांद बाहर नहीं आया था, तो बिना मून के कोई मून लाइट भी नहीं थी, दो विजिबिलिटी भी बहुत कम थी इस रात को। जहाज के ऊपर एक क्लोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि कुछ हाइट पर होता है। इसे लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को बिठा कर रखा जाता है हमेशा, ताकि जहाज के आगे क्या आ रहा है उस पर हमेशा नजर रखते रहे कि कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही है। तो जो बंदा इस जगह पर बैठा होता है उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है। उस रात को बहुत तेज़ ठंडी हवाएं चल रही थी, ऊपर से रात का समय भी था। ठंडी हवाओं के कारण आँख में आंसू आने लगते हैं, इससे कि आगे देखना भी मुश्किल हो जाता है। रात 11:39 पर फेडरिक फ्रीट नाम का एक बंदा जो कि इस क्रोज नेस्ट में बैठा था, वो अचानक देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है, एक बड़ा सा आइसबर्ग आ गया है। वो जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सके, और फिर वो फोन उठाकर फोन करता है ऑफिसर्स को। वो ब्रिज पर चिल्लाकर कहता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से इस जहाज को मोड़ो। ब्रिज पर बैठे फर्स्ट ऑफिसर विलियम इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देता है कि जहाज को जल्दी से लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो। लेकिन दुर्भाग्यवश ये बहुत लेट हो चुका होता है और 1 मिनट बाद ही यानी कि 11:40 पर यह टाइटैनिक जहाज उस बर्फ के पहाड़ से जाकर टकरा जाता है। और ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, बल्कि ये लेंथ में 200 बाई 400 फीट था, यानी कि एक फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा था। और ये क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि इसका वजन 1.5 मिलियन टन था। इसका टकराव जहाज के साथ टाइटैनिक के फ्रंट राइट साइड पर हुआ। आमतौर पर कहा जाए तो बो के पास हुआ। अब बो कौन सा हिस्सा होता है जहाज का, इसमें आप देख सकते हैं कि जहाज का ये जो सामने वाला हिस्सा है उसे बो कहते हैं। बो के ऊपर जो एरिया होता है उसे स्टर्न कहते हैं और इसके नीचे जो निकला हुआ पार्ट होता है उसे कील कहते हैं। करीब 10 सेकंड तक जहाज का ये हिस्सा आइसबर्ग से रगड़ खाते हुए चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से शिप की जो मेन बॉडी है उसमें छोटे छोटे होल्स हो गए।
क्योंकि ये आइसबर्ग वजन में इतना ज्यादा बड़ा था और इसने इस टाइटैनिक जहाज को बुरी तरीके से चोट पहुंचाई। कोलिजन के कुछ सेकंड बाद ही कप्तान स्मिथ और इस जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयूज तुरंत वहां पहुंचे, ये देखने के लिए कि इस इम्पैक्ट की वजह से इस जहाज को कितनी चोट पहुंची है। जब उन्होंने देखा तो रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। वे कंप्लीट शॉक्ड हो जाते हैं इस चीज को देखकर। उन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिकेबल है, कभी डूब नहीं सकता, क्योंकि इस जहाज को बनाने में बहुत ही कमाल के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था। इस जहाज के अंदर दो मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से माना जाता था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, ये अनसिकेबल है। जो पहला फीचर था वो था इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज की मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब ये होता है कि इसमें दो लेयर्स लगी है, अगर नीचे से एक लेयर्स टूट भी गई तो दूसरी लेयर्स बचा लेगी। और दोस्तों इस जहाज का जो दूसरा सेफ्टी फीचर था वो था इस जहाज की पूरी बॉडी जो हल है उसको 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। इन 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में अगर 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट अगर पानी से भर भी जाएंगे तो भी ये जहाज तैरता रहेगा, इस जहाज को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस जहाज से जो आइसबर्ग से टकराने के बाद जो बड़ा इम्पैक्ट हुआ था ये वास्तव में जहाज के साइड में हुआ। तो जो वो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि साइड में तो सिंगल लेयर्स ही लगी थी। और दूसरा ये इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि इनमें से 16 में से जो 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे वो पूरी तरह से ब्रीच हो चुके थे, इनमें पानी भर चुका था, जबकि लिमिट केवल 4 की ही थी। इन 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर जाने का मतलब था कि अब इस अनसिकेबल जहाज को अब डूबने से नहीं बचाया जा सकता। अब ये नया डूबने वाला जहाज भी अब डूब जाएगा। इस टकराव के लगभग 20 मिनट बाद लगभग 12 बजे कैप्टन स्मिथ अपने क्रू मेंबर्स को एक ऑर्डर भेजते हैं कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो। रेडियो पर आसपास जो जहाज मौजूद होंगे शायद वे हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमारे बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स वे हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। वे लगातार बार बार डिस्ट्रेस कॉल भेजते रहते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वे बार बार सिग्नल भेजते रहते ताकि आसपास कोई तो जहाज होगा जो हमारे सिग्नल को सुन ले। 20 मिनट बाद 12:20 AM पर RMS कार्पेथिया जहाज टाइटन के इस सिग्नल को पकड़ लेता है और वे टाइटन के रेडियो ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटेनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। लेकिन समस्या ये आ रही थी कि जहाज टाइटेनिक के पास तो मौजूद था लेकिन टाइटेनिक से लगभग 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये RMS कार्पेथिया जहाज अपनी फुल स्पीड के अंदर भी टाइटेनिक की तरफ जाता है तो भी इसको टाइटेनिक तक पहुंचने में लगभग 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटेनिक बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स रॉकेट जलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि आसपास कोई शिप होगा तो ध्यान देगा। अनफॉर्चुनेटली कार्पेथिया जहाज के अलावा कोई दूसरे जहाज से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब कैप्टन स्मिथ ऑर्डर दे देते हैं कि अब पैसेंजर्स को इवैक्यूएशन किया जाए। जहाज में मौजूद लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके प्रोटोकॉल के तहत औरतों और बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट्स के अंदर। बोर्ड करने की जहाज में बैठे पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। ज़्यादातर पैसेंजर्स को लगता था कि टाइटेनिक एक अनसिकेबल जहाज है तो डरने की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर कंपनी ने जो एड निकाली थी वो तो बार बार यही कह रही थी, हाँ हम टकरा गए होंगे एक आइसबर्ग से लेकिन ये जहाज डूबने वाला नहीं है। और यही कारण है जब पहली लाइफ बोट्स पानी में उतारी गई तो उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी लेकिन उसमें केवल 28 लोग ही गए, आधी बोट्स खाली ही गई। लेकिन टाइम के साथ साथ अब एक एक कंपार्टमेंट्स में पानी बढ़ता गया।
के लिए जो कि जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लोग लाइफ बोट्स में निकल गए थे, जहाज में लगभग 705 लोग थे, उन लोगों को ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। इस टाइटैनिक के डिजास्टर के बाद कई सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सी हुई, कई इन्वेस्टिगेशंस कराई गई, कुछ अनजान बातें निकलकर सामने आई जिसको देखकर सब लोग शॉक्ड रह गए। उस रात जब टाइटैनिक जहाज समुद्र की गहराइयों में समा रहा था, उस रात आरएमएस कारपेथिया जहाज के अलावा भी टाइटैनिक के पास एक और जहाज मौजूद था जो कि टाइटैनिक से केवल 37 किलोमीटर दूर था, जो टाइम पर पहुंच सकता था टाइटैनिक में बैठे पैसेंजर्स को बचाने के लिए। इस जहाज का नाम था एसएस कैलिफोर्निया। टाइटैनिक के आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइसबर्ग की वार्निंग का इसी एसएस कैलिफोर्निया जहाज की तरफ से आया था। उन्होंने कहा था कि सावधान रहना, इस समुद्र में बहुत से आइसबर्गस है यहाँ पर। इसके बाद रात के करीब 11:15 पर कैलिफोर्निया जहाज का जो रेडियो ऑपरेटर था उसने रेडियो को स्विच ऑफ कर दिया था। कैलिफोर्निया जहाज समुद्र में रात के लिए रुक गया था। वह समुद्र में आगे नहीं बढ़ना चाहता था। खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए कैलिफोर्निया जहाज रात के लिए रुका हुआ था। रेडियो टर्न ऑफ था और यही कारण था कि कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया इस जहाज तक। लेकिन वास्तव में यह जहाज टाइटैनिक के बहुत ज्यादा करीब था। जो पैसेंजर डक पर मौजूद थे टाइटैनिक में, वे होराइजन पर इस कैलिफोर्निया जहाज को देख सकते थे। जब टाइटैनिक के ऑफिसर्स पैसेंजर्स को बैठाने लग रहे थे लाइफ बोट्स में, तो एक ऑफिसर ने दूर देखकर ये कहा भी था कि वो देखो, एक जहाज दूर दिख रहा है, वे जल्दी ही हमें बचाने पहुंच जाएगा, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैलिफोर्निया जहाज तब भी वहां नहीं पहुंचा जब रॉकेट्स हवा में उड़ाए गए, फ्लेयर्स फेंके गए। रात 12 बजे बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्निया जहाज के जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने वास्तव में इन रॉकेट्स को देखा था। टाइटैनिक जहाज से निकलते हुए उन्होंने अपने कैप्टन स्टेनल लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था। लेकिन कैलिफोर्निया जहाज के जो कैप्टन लॉर्ड थे उन्होंने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है, टाइटैनिक पर अमीर लोग जाते हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर उस रात कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन स्टेनल लॉर्ड ने अगर इन रॉकेट्स और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटैनिक जहाज पर मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो को ऑन करते हैं तो उन्हें SOS कॉल मिलती है टाइटैनिक से। ये जब वहां पर पहुंचते हैं तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उन्हें केवल डेड बॉडीज पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। दोनों इंक्वायरी जो करी गई थी इस इन्वेस्टिगेशन में, वो कैलिफोर्निया जहाज के कैप्टन लॉर्ड स्टेनल पर ही ब्लेम डालती है। लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के बाद किसी एक व्यक्ति की गलतियों को ब्लेम नहीं किया जा सकता। इसमें कई और लोगों की भी गलतियां थी। लाइफ बोट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस जहाज में सफिशिएंट लाइफ बोट्स रखी ही नहीं गई थी, क्योंकि जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था उन्हें लग रहा था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, हमें यहाँ पर लाइफ बोट्स की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो टाइटैनिक के कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल्स तक कंडक्ट नहीं करवाई थी। वास्तव में जिस दिन टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया उस दिन इस जहाज की सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने ये कैंसिल कर दी, ये सोचकर कि इस जहाज में इसकी क्या जरूरत है, ये तो अनसिंकेबल जहाज है। दोस्तों, जो अगली बड़ी गलती थी वो थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद स्टेयर्समैन रॉबर्ट हिंचस की। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक बड़ा आइसबर्ग है, तो जो ऑफिसर डक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जहाज को वास्तव में लेफ्ट साइड की ओर टर्न कर लो। और हुआ ये कि पैनिक में आकर रॉबर्ट हिंचस ने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर दिया और जहाज को राइट साइड में मोड़ दिया। ये उल्टी डायरेक्शन थी जो कि टाइटैनिक को आइसबर्ग के और नजदीक ले जा रही थी। जब तक उन्होंने अपनी गलती रियलाइज करी तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि इस जहाज को बहुत सारी वार्निंग दी गई थी कि आगे आइसबर्ग है, धीरे चलो, आराम से चलो, देखते हुए चलो। लेकिन फिर भी ये टाइटैनिक जहाज फुल स्पीड में आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। आखिर क्यों इस जहाज के कैप्टन ने जहाज की स्पीड को कम नहीं किया? इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती है। एक पॉपुलर थ्योरी जो सजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रूस, जो कि अध्यक्ष और एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के, जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था, उन्होंने टाइटैनिक जहाज के कप्तान स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि इस जहाज की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। प्रेशर बनाए रखा कंपनी की तरफ से, जबरदस्त प्रेशर था कि जहाज को अपनी पहली यात्रा 6 दिन के अंदर ही कंप्लीट करनी है ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके। हम ये बता सके कि टाइटैनिक जहाज न केवल सबसे महंगा और सबसे बड़ा बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था 14 अप्रैल 1912 को दोपहर 2 बजे, जब कप्तान स्मिथ ने आइस वार्निंग्स को देखा और फिर जाकर जोसेफ को बताया कि देखो, आइस वार्निंग से हमें जहाज की स्पीड को कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया और अपने पॉकेट में रख लिया ताकि पैसेंजर्स को पता नहीं चले और क्रू मेंबर्स को भी पता नहीं चले।
वे नहीं चाहते थे कि जहाज की स्पीड यहाँ पर कम हो। इस घटना ने दुनिया भर की इस इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। नए रेगुलेशन और नए स्टैंडर्ड सेट किए गए, जिससे कि ऐसे डिजास्टर फ्यूचर में ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जिससे कि आने वाले जहाज को हमेशा वार्न किया जा सके। जो आइस बर्कर्स उनके रास्ते में आ रहे हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी यानी 16 एक ट्रीटी साइन करी गई, जिससे नए स्टैंडर्ड सेट किए गए शिप को लेकर। जैसे कि लाइफ बोट्स रेगुलेशन बनाई गई कि जितने भी जहाज है उन पर सफिशिएंट से अमाउंट ऑफ लाइफ बोट्स होनी चाहिए हर पैसेंजर्स के लिए। टाइटैनिक की जो रेंजी थी, जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो इस जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में लगभग 70 साल लग गए। सितंबर 1985 में एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट वेल्ड और एक फ्रेंच ओशियनोग्राफर, इन्होंने समुद्र के नीचे जाकर टाइटैनिक को ढूंढा। इन्होंने समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी कि 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रेकेज पाई गई। दो अलग अलग टुकड़े मिले। इस शिप के दोनों टुकड़े एक दूसरे से लगभग 600 मीटर की दूरी पर थे। आज के दिन तक इतने सालों बाद जो शिप इस पानी के अंदर डूबी पड़ी है, इन्वायरमेंट ने इसे धीरे धीरे इरोड कर दिया है। वास्तव में टाइटैनिक जहाज ऐसा दिखता था और अब इस जहाज का इतना हिस्सा ही बचा है। रिपोर्ट किया गया कि अलग अलग बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिस्ट मस इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये टाइटैनिक जहाज पूरी तरीके से इस पानी के अंदर गायब हो जाएगा। लेकिन आज के दिन लगभग 113 साल बाद टाइटैनिक को लेकर लोगों के मन में जो फैसिनेशन है वे आज भी जारी है। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर केल्वी पालमन ने प्लान किया था कि वे टाइटैनिक 2 बनाएंगे, एक ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का कॉपी कट जहाज, लाइफ साइज मॉडल। और इन्होंने ये भी बताया कि ये सेम रूट पर चलेगा और उस जहाज के अंदर एक एक चीज उसी तरह बनाई जाएगी जो कि ओरिजिनल जहाज में हुआ करती थी। ओरिजिनली इस प्रोजेक्ट को 2016 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिलेज के बाद ये प्रोजेक्ट 2022 में भी खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि लोगों को इंटरेस्ट नहीं इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि एग्जैक्ट रेप्ट बनाया जाएगा उस ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का, जिसमें ना टेलीविजन होगा ना कोई वाईफाई होगा। और तो और वास्तव में इसे कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। तो हो सकता है कि ये अनसिंकेबल जहाज अपने बनने से पहले ही डूब गया। तो दोस्तों ये थी टाइटैनिक जहाज की अनकही मिस्ट्री। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री वीडियो, नॉलेजफुल वीडियो देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।